हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस एंड आई होप कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे हमारे नए चैप्टर को पढ़ने के लिए, जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। अब ये नया चैप्टर है तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स तो हमारे इसमें नए होंगे ही, पर थोड़ी सी हमें प्रायर नॉलेज को भी अपना कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, ताकि हमने जो अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है उनकी हेल्प से हम अपने नए चैप्टर्स को बहुत इजीली सॉल्व कर पाए। तो देखो बच्चों, जैसे हमने नाम सुना है लाइंस एंड एंगल्स, तो एक चीज तो फॉर श्योर आपको समझ में आ ही गई होगी। देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर भी दी है, राइट। तो पहली चीज तो यही है कि हम कुछ लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइंस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, फॉर श्योर पढ़ना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि नाम ही वही है। फिर दूसरा आता है हमारा एंगल, जिसे हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल ऑफ दिस। मैम ये एंगल्स आते कहाँ पे हैं? हमारे जितने भी शेप्स होंगी, जितने भी फिगर्स हमारे पास होते हैं, चाहे हम रेक्टेंगल की बात करें, ट्राइंगल की बात करें, इन सभी में हमारे ये एंगल्स आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। Identifying lines, line segments and angles. You already know how to identify different lines, line segments and angles in a given shape. Let's see if you can identify the different line segments and angles formed in the following figure. यानी कि आपको लाइंस तो पढ़नी है और अब यहाँ पर तीन चीजें बोली हुई हैं, वो तीन चीजें देख लेते हैं बच्चों। एक हमें बताया गया है लाइंस, एक लाइन सेगमेंट्स, एक एंगल्स। ठीक है, तो मैम लाइंस के बारे में आपने बताया, एंगल्स के आपने बारे में बताया, बट आपने लाइन सेगमेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया। उसके बारे में भी बताऊंगी, अभी आगे कंटिन्यू ही कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिफाई करनी है लाइन सेगमेंट्स एंड एंगल्स इन following figures. Can you also identify whether the angles made are acute, obtuse or right? Review of lines, line segments and rays. अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ये बात करनी है कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट को ही क्लैरिफाई कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। एक होती है हमारी लाइन, कि लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है। अब वो लाइन हम कितनी भी लंबी ड्रॉ करें वो हमें कुछ नहीं पता है, बट जब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, उसका एक एंडिंग पॉइंट भी होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, एंगल पी, लाइन पी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंड्स हियर एट एन क्यू, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि हमने पी से स्टार्ट करा, क्यू पे खत्म करा। ठीक है, यहाँ पर हमने ये चीज समझी, वी एक्सटेंड द टू एंड पॉइंट्स इन आइदर डायरेक्शन एंडलेसली वी गेट अ लाइन। अगेन अगर इन पॉइंट्स को हम फिर फर्दर कंटिन्यू करने लगेंगे एंडलेसली, यानी कि हम उसे खत्म नहीं करेंगे, तो वो कन्वर्ट हमारे किस में हो जाएगा? लाइन में हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, लाइन सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, हम उन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को एंडलेसली आगे इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उसे हम लाइन कहेंगे। ठीक है, अब thus we can say that a line has no end point. On the other hand, recall that a ray has one end point, namely its starting point. For example, look at the figure given below. यहाँ पर आपको समझ में आया, ये हमारे लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब ये हमारी लाइन है कि मैंने इसे दोनों पॉइंट से, यानी कि एंड पॉइंट से भी और स्टार्ट पॉइंट से भी, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों तरफ से ये लाइन हमारी एक्सटेंड हो रही है। बट अब रे में डिफरेंस क्या हो गया कि स्टार्ट तो हो, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। ठीक है, क्या कहा? वी कैन से दैट लाइन हैज नो एंड पॉइंट। ऑन द अदर हैंड, रिकॉल दैट अ रे हैज वन एंड पॉइंट। रे का एक एंड पॉइंट हमारा होगा। ठीक है, तो आई होप लाइन सेगमेंट एंड रे में जो भी क्लैरिफिकेशन है, जो भी डिफरेंस है, समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। A line segment PQ is generally denoted by the symbol PQ. A line AB is denoted by the symbol of this arrow and the ray OP is denoted by this. अब देखो डिफरेंस के साथ साथ इनके सिंबल भी समझ रहे हैं। लाइन सेगमेंट है तो एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लाइन है क्योंकि एक्सटेंड कर रहे हैं हम कहीं से भी, तो दो एरो के साथ शो करेंगे। ठीक है, अब रे है तो एक हमारा पॉइंट होगा और बस एक साइड हमारा एरो होगा। तो ये भी हमें समझ में आ गया। अब हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे अबाउट लाइन सेगमेंट, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा, एक एंडिंग पॉइंट भी होगा, लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पर हमने देखा अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स एंड कंटेन्स एवरी पॉइंट ऑन द लाइन बिटवीन इट्स एंड पॉइंट्स। इट हैज अ डेफिनाइट लेंथ एंड कैन बी मेजर्ड। अब बच्चों ये तो बात समझने वाली है कि अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा,
तो हम उस लाइन को मेजर तो कर ही सकते हैं, राइट। तो जब भी हमें कोई कहता है ना कि 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, तो हम लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे होते, हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे होते हैं, क्योंकि 4 सेंटीमीटर का जो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0 और एंड कहाँ से करेंगे, हम 4 पे खत्म करेंगे। तो हमने क्या करा, एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया, एक एंडिंग पॉइंट दिया, जिसे हम मेजर भी कर सकते हैं, जिसे हमने कहा लाइन सेगमेंट। अब आता है रे। A ray starts from a point and extends infinitely in one direction. It has a starting point but no end point and cannot be measured. यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा रे के अंदर, ठीक है, पर फर्दर हम इसे कहीं पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई इसका एंड पॉइंट नहीं होगा, जिसे हम रे कहेंगे। नेक्स्ट वी हैव लाइन। A line is a straight one-dimensional figure having no thickness and extending infinitely in both directions. It has no end points and cannot be measured. जब लाइन का कोई एंड पॉइंट ही नहीं है तो आप उसे मेजर कर सकते हो ना, आपको पता है ना, मुझे पता है कि वो एंड होगी कहाँ पे, ठीक है। तो आई होप ये सब चीजें समझ में आई होगी। तो चलो मैम, लाइन के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ लिया, अब थोड़ा सा एंगल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। एंगल के बारे में, एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज originated from the same endpoint. The common endpoint is called the vertex and the two rays are called the arms of the angle. यहाँ पर जो हमने रे पढ़ा है उसका कुछ कनेक्शन हमारे एंगल से है, ठीक है। अब वो कैसे है हमारा रिलेशन, कि आपका जो पॉइंट होगा ना बच्चों, यहाँ पर ये कॉमन है। हमने रे के बारे में क्या पढ़ा कि एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा बट एंड पॉइंट नहीं होगा। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है OA के लिए एंड OB के लिए। तो अब ये दो रे हमने एक्सटेंड कर दी। अब जो ये दो रे हमने एक्सटेंड करी हैं, राइट, विद द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर जो कॉर्नर पे हमारा एंगल फॉर्म होता है, ये जो पार्ट है, इसको अगर मैं कलर कर दूं तो ये हमारा होगा एंगल, ठीक है। अब ये जो रे से हमारा ये एंगल फॉर्मेशन हुआ है, तो इनको अब थोड़ा लेबल भी कर लेते हैं, इनके समझ लेते हैं इसमें क्या करना है। तो जो ये वाला पोर्शन है, ये हमारा आर्म है, आर्म ऑफ द एंगल्स, और ये हमारा ये दोनों के दोनों ये आर्म्स ऑफ द एंगल है, ठीक है। ये टू लाइन सेगमेंट है हमारा। टू लाइन सेगमेंट क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करा है, एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, जो कॉर्नर है जिस पर हमारा ये एंगल बन रहा है, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स मीन्स कोना, राइट। अब आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है एन एंगल इज एन एक्यूट एंगल इज एन एंगल दैट मेजर लेस देन 90 डिग्री। जो चीज हमें याद रखनी है यहाँ पर, ये लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट सुनने में ही लग रहा है ना छोटा, एक्यूट यानी कि लेस देन 90 डिग्री। जितने भी एंगल्स पढ़ेंगे सब बेसिस ऑन 90 डिग्री पर ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो लेस देन 90 डिग्री, दीज एंगल्स आर स्मॉलर देन 90, स्मॉलर द राइट एंगल्स। राइट मीन्स 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब एक्यूट बोला है तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हमारा 30 ले लो, 45 ले लो, कुछ भी ले लो, बस मेक श्योर के 90 से छोटा हो। 90 के इक्वल भी नहीं होगा, 90 से छोटा ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्ट्यूज एंगल। एन ऑब्ट्यूज एंगल इज एन एंगल दैट मेजर मोर देन 90 डिग्रीज बट लेस देन 180 डिग्रीज। दीज एंगल्स आर लार्जर देन राइट एंगल्स बट स्मॉलर देन स्ट्रेट एंगल्स। अब यहाँ पर मैं क्या समझाया गया है कि स्ट्रेट एंगल दो चीजें हैं यहाँ पर, एक है 90 डिग्री जिसे हम इस तरीके से एल शेप में सिंबलाइज करते हैं, और दूसरा हमारा यहाँ पर है स्ट्रेट, ठीक है। बच्चों जब इसे एल बना रहे हैं तो यहाँ पर जो कॉर्नर बनता है इसे हम स्क्वायर के सिंबल से ही हमने सिंप्लीफाई करा कि 90 डिग्री है। और जब हम एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो हमने इस तरीके से शो करा कि ये जो पूरा एंगल है, राइट। अब ये समझ लो कि जो एल था ना, अब ये ऐसे ऐसे करके इन्होंने पूरी ऐसी स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक। तो 90 + 90 ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो जो ऑब्ट्यूज है, अब आप देखो ना तो वो 90 में लाई कर रहा है, ना वो पूरी तरीके से बेंड कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दे, ये इन दोनों के बीच में है, यानी कि 90 से लार्जर और 180 से स्मॉलर। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये हमारा आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल में, ओके। अब आता है राइट एंगल। A right angle is an angle that measure exactly 90 degrees. It forms the perfect L shape. यहाँ पर जैसे कि भी मैंने वहां पे भी बनाई, देखो प्रॉपर एक L शेप बनाई थी यहाँ पर, सेम यहाँ पर भी यही हो रहा है कि जब हम एक प्रॉपर L शेप बना दें तो वो हमारा हो जाता है 90 डिग्री। राइट एंगल मीन्स इज 90 डिग्रीज एंगल।
ठीक है, तो ये तीनों समझ में आए। स्ट्रेट एंगल वहां पे ड्रॉ भी करा था, ठीक है, ये भी सेम है। अ स्ट्रेट एंगल इज एन एंगल दैट मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्रीज, इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करिए और इस स्ट्रेट लाइन पर एक हमारा सेमी सर्कल फॉर्म होता है जो कि हमारे 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब कि जब ये सेमी सर्कल है हमारा, अगर ये पूरा कंप्लीट सर्कल बना ले, तो अगर सेमी सर्कल में 180 है तो कंप्लीट सर्कल में कितना होगा बच्चों, 18 + 18 विच इज 36, यानी कि 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल का मतलब है 360 डिग्री। ओके, next, a complete angle is an angle that measure exactly 360 degree. It forms a complete circle. Okay, अब आती है बात reflex angle की। A reflex angle is an angle that measures more than 180 degree but less than 360 degree. It is larger than a straight angle but smaller than a complete angle. यानी कि लाई कर रहा है। रिफ्लेक्स एंगल है वो दो चीजों के बीच में लाई कर रहा है कि 180 से तो ज्यादा होगा बट 360 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो 180 से मोर देन एंड 360 से लेस देन। अगर ऐसा केस है तो कौन सा है हमारा वो एंगल, देन इट रिफर्स टू रिफ्लेक्स एंगल। देखो कंप्लीट सर्कल बना भी नहीं रहा और सेमी सर्कल पे छोड़ भी नहीं रहा, सेमी सर्कल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, अब आते हैं हम पेयर्स ऑफ एंगल में। पेयर्स ऑफ एंगल में बच्चों में क्या देखने के लिए मिलेगा कि हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को फर्दर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज करेंगे। किस तरीके से, अगर समझ लो कि उन्होंने कहा हमें ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट या फिर पेयर ऑफ ये इन सब का मेजरमेंट दिया है और कोई मिसिंग एंगल हमें फाइंड आउट करना है तो हम अपने प्रीवियस इस नॉलेज से उन एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी इट। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आया पेयर्स ऑफ एंगल में। पेयर ऑफ एंगल्स आर टू एंगल्स दैट आर रिलेटेड इन अ सम वे। Common types include adjacent angles, vertical opposite angles, complementary angles, supplementary angles. These pairs often arise in geometric figures and can have special properties. यानी कि हमने कैटेगरीज देखनी है, देखो कौन कौन सी है। adjacent angles, vertical opposite angles, complementary angles, supplementary angles। ठीक है, ये सारी चीजें अभी आगे हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात हमने एडजेसेंट एंगल की करी है तो उसे ही डिस्कस कर लेते हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर टू एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड हैव अ कॉमन आर्म बट डू नॉट ओवरलैप। दे शेयर अ साइड एंड देयर अदर साइड लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन साइड। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन वर्टेक्स का है, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स है, हमने ये चीज तो फुलफिल कर दी। अब क्या बोला गया, अ कॉमन आर्म, ये देखो डी बी सी, CBA, इन दोनों में क्या कॉमन लग रहा है, BC एंड CB। कॉमन आर्म आ गई है हमारी, आर्म भी कॉमन है, वर्टेक्स भी कॉमन है, और ये जो एंगल्स हैं ये हमारे एंगल्स जो होंगे ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। In this figure, angle ABC and angle CBD have a common vertex and common arm BC, and the other arms BA and BD lie on the opposite side of the common arm. So BC, so they have adjacent angles. तो ये कौन से angles हो गए, adjacent angles हम इन्हें consider कर लेंगे। So if I say angle 1 and angle 2, so angle 1 is adjacent to the angle 2. Okay, next. लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब ये होता है कि टू एडजेसेंट एंगल्स व्हेन सम इज इक्वल टू 180 डिग्री आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर। फॉर एग्जांपल, अब देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल दिया है POQ, QOR, यानी कि एक ही सेमी सर्कल है जिसे कॉमन वर्टेक्स, जैसे हमने एडजेसेंट एंगल में देखा, इसे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो एंगल 1 होगा और जो एंगल 2 होगा, ये पहला एडजेसेंट एंगल है, हमें ये पता है जो अभी हमने पढ़ा है, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा, वो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर द एंगल्स दैट आर अपोजिट टू ईच अदर व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, दे आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टू लाइंस AB एंड CD, देखो यहाँ पे लाइंस है ABCD, एक क्रॉस का साइन बना रहे हैं हम यहाँ पर, और जब हम ये क्रॉस का साइन बना रहे होंगे तो जो ये एंगल्स बनेंगे यहाँ पे देखो, ये और ये वर्टिकल अपोजिट है, ये दोनों इक्वल होंगे, और ये जो डबल शेडेड है ये दोनों इक्वल
होंगे। तो हम सिंपली कह देंगे एंगल AOD एंड एंगल BOC, AOD, BOC, AOC, DOB. These are vertical opposite angles and equal to each other. Okay. अब यहाँ पर आता है vertical opposite angles have a common vertex but opposite rays which form their arms. ठीक है. Complementary angles. Complementary angles का मतलब होता है two angles are complementary if the sum of their measure is 90 degree. अगर हमारे दो एंगल, कोई भी दो एंगल क्यों ना हो, और उन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो कौन से एंगल हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही 90 डिग्री होता है। इन्हें हमेशा याद रखना। एक वर्ड सप्लीमेंट्री भी आएगा। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री का एंगल। ओके। अब यहाँ पर आ जाता है कि एंगल A इज दिस एंड एंगल B इज दिस। तो अगर मैं 70 + 20 करती हूँ तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा? यस होगा। इनका सम 90 डिग्री है। ऑफ 17, 75 + 15, तो 75 ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है। 45 + 45 इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में और मे नॉट बी adjacent as shown in the figure. इनमें ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि ये adjacent एंगल्स होंगे ही होंगे, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। अब आ जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। जैसा कि मैंने अभी समझाया था कि टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। तो 30 + 150 इज इक्वल टू 180, यानी कि ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। The above angles are supplementary angles. We can note that the supplementary angles make a linear pair. Yes, linear pair तो बनाएंगे ही ना बच्चे। वो linear pair क्यों बनाएंगे? क्योंकि अगर सम 180 डिग्री है दो एंगल्स का, तो वो स्ट्रेट लाइन पर ही फॉर्म होंगे। यहाँ पर देख लो, एंगल 4 + एंगल 3 मेकिंग अ सेमी सर्कल हियर, राइट? ओके। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री एंगल्स में और मे नॉट बी adjacent shown as linear pair। कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो adjacent होंगे ही होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर नेम द adjacent angles। कौन से adjacent angles होंगे? ऑब्वियसली बच्चों देखते ही पता चल रहा है, एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये होगा। तो AOB and BOC, these are the adjacent angles। ठीक है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ये हमारी AB एक लाइन है और यहाँ पर हमें 75 दिया हुआ है। अब देखो कौन सा है, कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है। मुझे यहाँ पर एक मिनट, मैं यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगी। सेमी सर्कल से क्या याद आया मुझे? 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो 75 का क्या करूंगी? 180 - 75, जो भी मेरा आंसर आएगा वही मेरा ये रिमेनिंग एंगल होगा, यानी कि 105 डिग्री। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए बोला है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। तो हम क्या करेंगे, 90 में से 65 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 25 डिग्री। ओके। राइट द सप्लीमेंट्री एंगल्स दिस। अब हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे? एनी एंगल प्लस इट्स सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सबसे पहले 180 - 50 डिग्री कर देंगे, 122 डिग्री आएगा। 120 डिग्री को 58 में प्लस करेंगे तो 180, यानी कि जितने भी आपको दे रखे हैं उन सबको आप 180 से माइनस कर दो, आपका सप्लीमेंट्री एंगल आपको मिल जाएगा। आप कह रहे हैं द गिवन फिगर एंगल BOD इज इक्वल टू 125। BOD 125 है एंड फाइंड करना है BOC, AOC एंड AOD। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये 125 है, तो ये भी 125 होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा लीनियर पेयर बनेगा, क्योंकि ये अगर 125 है तो अब इसे यहाँ पे तो एक स्ट्रेट है ना, सेमी सर्कल बनेगा। तो 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 55। तो ये हमारा 55 होगा। ये 55 है तो ये भी 55 ही होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम फर्दर अपनी कैलकुलेशंस कर लेंगे। ठीक। अब आता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग गिवन एंगल्स एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज। देखो ये 90 डिग्री से कम है। अब इसे मेजर कैसे करेंगे? एल बनाना है, यहाँ पर एल ड्रॉ कर लो। अब देखो 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री से ऊपर जा रहा है, यानी कि छोटा हो रहा है, तो ये कौन सा है? एक्यूट है। ये 90 डिग्री, यहाँ पे हमारा स्ट्रेट कैसे बनता? थोड़ा सा ऐसे होता, तभी तो एल बनता। तो यहाँ फिर आप इसे ऐसे देखो, ये इसका एल ऐसे कुछ बनता, तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि ये है ऑब्ट्यूज। ये तो देखते ही पता चल रहा है कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आप खुद बताओगे।
आप देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिए, नेम ऑल द पॉसिबल एंगल्स यू कैन फाइंड इन द फॉलोइंग फिगर, विच ऑफ देम आर एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट फिगर। यहाँ पर देखो ये हमारा स्ट्रेट फिगर है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल है हमारा। यहाँ पर जो एल फॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट एंगल कौन है, ए ओ बी। राइट एंगल कौन है, ई ओ बी। एक्यूट एंगल कौन है, ई ओ डी। बाकी के एंगल्स आप खुद आइडेंटिफाई करोगे बच्चों। एक चीज और, जब भी एंगल आइडेंटिफाई करें तो ये सिंबल जरूर दिखाएं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है कि लाइंस को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब क्रॉस करना एक दूसरे को, तो ये पैरेलल नहीं है। क्यों पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है। ये पैरेलल है, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये पैरेलल है, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये भी पैरेलल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जिन दोनों एंगल्स को सम करने के बाद आपका आंसर 180 आ जाए, वही एंगल सप्लीमेंट्री है। तो 100 + 70 इज 180 विच इज सप्लीमेंट्री। बाकी के लिए आप खुद बताओगे। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द गिवन फिगर। जो भी यहाँ पर सम दिया हुआ है उसे 180 से आप माइनस कर देना, आपका ऑटोमेटिकली दूसरा एंगल आ जाएगा जो कि इसे प्लस करने पर सप्लीमेंट्री बनाएगा, ठीक है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इस एंगल को 90 डिग्री से माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, आपको एक खुद बताना है। फॉर एग्जाम्पल 45 + 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सप्लीमेंट के लिए 90 + 90। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द गिवन फिगर। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन है, 120 है, सेमी सर्कल बना रही है, तो हमें पता है 180 - 120 होगा। तो जब हम 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 60 है। बाकी सब में भी कुछ ऐसा ही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर इस वाले को देख लेते हैं कि मैम ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पर ही कर लेते हैं। 2x + 25 + x + 35 इज इक्वल टू, सेमी सर्कल है तो 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। 20 + 35 यानी कि 30 + 30 60, और 2x + x 3x। आप 180 में से 60 को माइनस कर लो तो क्या आंसर आएगा, 120 आएगा। 120 को 3 से डिवाइड कर लो। ये सिंपल इक्वेशन में समझ के आए थे कि कैसे LHS और RHS को कन्वर्ट कर x की वैल्यू निकालनी है। तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 एंड ये आपकी x की वैल्यू आ गई 40। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। 2x यानी कि x की वैल्यू पे क्या पुट करोगे, 40 पुट करोगे, फिर उसमें 25 प्लस कर दोगे, वो वैल्यू आएगी आपका इस एंगल की। और सेम 40 + 35 करोगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 75, और फिर दूसरा ऑटोमेटिकली निकाल भी सकते हो और वैसे भी आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब इन द गिवन फिगर एंगल 1 इज 48 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 हमें 48 डिग्री दिया हुआ है। बताओ बाकी के क्या होंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 48 डिग्री आ जाएगा। ये स्ट्रेट है, 180 से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बाकी के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस पर। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है टू लाइंस दैट मीट और क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। द पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि एक लाइन ये है स्ट्रेट लाइन, द सेकेंड स्ट्रेट लाइन, और जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, तो हमें ये समझ में आ गया। अब आता है ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब क्या होता है। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब होता है अ ट्रांसवर्सल लाइन इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। व्हेन अ ट्रांसवर्सल क्रॉसेस टू पैरेलल लाइंस इट फॉर्म्स सेवरल एंगल्स। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या बात है, दो लाइंस को इंटरसेक्ट करी, तो एक लाइन हमारी ये है, एक लाइन हमारी ये भी कह सकते हैं इसे, और नहीं इसे नहीं कहेंगे, हाँ इसे भी कह सकते हैं क्योंकि वो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है ना, राइट। एक मिनट, अब देखो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, और हमारी LQ इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों को क्रॉस कर रही है। तो लाइन L इंटरसेक्टिंग द लाइन AB एंड CD एट डिफरेंट पॉइंट्स P एंड Q इज ट्रांसवर्सल। जो P एंड Q है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, और हमारा जो L लाइन है वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है जो कि इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, तो अभी तक हमने लाइन पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा,
और बाकी के एंगल्स पढ़े। अब जब ये ट्रांसवर्सल लाइंस हमारी फॉर्म होंगी तो इनके बेसिस पर हमारे कौन से एंगल्स बनेंगे, अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले है एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। Let L be the transversal intersecting the two lines AB and CD at the points E and F. Then 4 angles are formed at A and 4 angles form at F. यहाँ पर इस चीज को देखो, ये 4 एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेटिव एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, और इन चारों के बारे में ही हमें पढ़ना है। यहाँ पर वही लाइन हमारी ए बी एंड सी डी और एल ने इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, द एंगल्स दैट ऑक्यूपाई द सेम रिलेटिव पोजीशन at each intersection are called corresponding angles. If the two lines are parallel, corresponding angles are equal. अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो पैरेलल ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं फर्दर एक्सटेंड करती हूं तो ये इंटरसेक्शन का पॉइंट नहीं आएगा। तो देखो, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, ये जो हमारे एंगल्स हैं ये कौन से एंगल्स हैं, ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बच्चों देखो ये देख लो, कॉरेस्पॉन्डिंग बोलते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम कॉरेस्पॉन्डिंग से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपने एंगल 1 लिया, दूसरे को स्किप किया क्योंकि छोड़ना है, हम कॉरेस्पॉन्डिंग बेस पे वो जा रहे हैं कॉलेज, तो एक छोड़ोगे फिर जो आएगा उसे लोगे। ठीक है, और फिर अगले वाले को छोड़ दोगे। सेम 2 को लोगे, 3 को छोड़ोगे, 6 को ले लोगे। अब देखो दूसरा पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बनेगा, ये एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब उसके बाद आ जाता है हमारा ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स आर द पेयर्स एंगल्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, बट इनसाइड द टू लाइंस, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो क्लियर। तो जितने भी एंगल्स बने हैं हमारे के ये 3, 4, 6, 5 दोनों लाइंस के अंदर हैं, इसलिए इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अब ये बाहर है इसलिए ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक, तो ये सेम बात है, बस ऑल्टरनेट एंगल्स में हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर देखा। एक बच्चा और देखना, ऑल्टरनेट की बात कही गई है तो ऑल्टरनेट कौन से होंगे, जो अपोजिट में होंगे, यानी कि 3, 5 ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स होंगे, 6, 4 ये इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं और ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इंटीरियर एक्सटीरियर मैंने समझाई दिए हैं। अब आ जाते हैं हम पैरेलल लाइंस पर। पैरेलल लाइंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लाइंस आगे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती वही हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे एल और एम। ठीक है, पैरेलल लाइंस आर टू लाइंस इन अ प्लेन दैट नेवर मीट, दे आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट। Parallel lines do not intersect and have the same slope. Distance between two parallel lines are always remains the same as shown in the figure. यानी कि जो डिस्टेंस, अगर इसमें डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर का दिया है तो इस लाइन को आप कितना भी एक्सटेंड कर लो, ये डिस्टेंस दोनों लाइन का है 4 सेंटीमीटर, वही मेंटेन रहेगा, विल रिमेन सेम। ओके, अब यहाँ पर बाय डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स वी मीन दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी एल एंड एम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इक्वल डिस्टेंस तो होगा ही होगा, बाकी ये डिस्टेंस 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्मेशन हो रही होगी यहाँ पर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आता है पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल। अब ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है, और अब इन्हें एक ट्रांसफर लाइन, यानी कि एक लाइन जो दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है वो है। अब यहाँ पर हमें इन एंगल्स को समझना है। क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 5 is equal to each other, एंगल 2 एंड एंगल 6 is equal to each other। ये मैंने समझाया था ना कि एक को स्किप करके बच्चे दूसरे को लेना है, तो 2 लिया, 3 को स्किप किया, 6 लिया। अब दूसरे को जो पेयर होगा हमारा, वो क्या पेयर होगा हमारा, उस वाले पेयर में एंगल 3 और एंगल 7 होगा। ठीक है, एंगल 4 एंड एंगल 8 होगा। तो ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्यों पढ़ रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अगर एंगल 2 दिया हुआ है तो जो 2 होगा उतना ही एंगल 6 भी होगा, मेजरमेंट इज सेम। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेटिव एंगल्स कौन से होंगे, 1 एंड 7 एक्सटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं।
ऑल्टरनेटिव एंगल्स 1 and 7, तो ये 1 and 7, 2 and 8, 3 and 5, 4 and 6, तो ये हमारे ऑल्टरनेटिव एंगल्स हो जाएंगे। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, यानी कि जो सेम साइड पर है। अब यहाँ पर इंटीरियर की बात करें तो एंगल 3 और एंगल 6 यहाँ पर आप देखोगे तो ये सेम साइड पर है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे 180 डिग्री के इक्वल होगा। सेम फॉर दी 4 and 5 ऑल्सो, ठीक है। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो अभी हमने बात करी थी इंटीरियर एंगल की, ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल की, यानी कि 1 and 8। तो 1 and 8 कहाँ है? 1 एक्सटीरियर लाइंस के बाहर है, 8 एक्सटीरियर लाइंस के बाहर है, तो इन दोनों का सम भी हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब हमें कौन सी, now what we have to keep in our mind, if two parallel lines are intersected by a transversal, अगर दो parallel lines हैं और वो intersect कर रही हैं by a transversal, तो corresponding angles are equal in pairs, alternative angles are equal in pairs, interior and exterior angles on the same side of the transversal are supplementary। supplementary का मतलब कि उन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। और ये सारी प्रॉपर्टीज हमें याद करनी है, क्योंकि उसी के बाद हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम पढ़ते हैं चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। इफ टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, देन यू नो दैट a transversal gives rise to pairs of equal corresponding angles, equal alternate interior angles and interior angles on the same side of the transversal being supplementary। यानी कि यहाँ पर क्या बात कही गई कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और देन यू नो दैट ट्रांसवर्सल गिव राइज टू पेयर्स, यानी कि ट्रांसवर्सल आ रहा है वहां पर, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देगा, इक्वल ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स देगा, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बीइंग सप्लीमेंट्री, कि उनका जो सम होगा ना, जो सेम साइड पर होगा, उनका सम 180 डिग्री के इक्वल ही होगा, ठीक है। Thus, when a transversal cuts two lines such that the pair of corresponding angles are equal, then the lines have to be parallel. Look at the Z, देखो ये दो लाइंस है पैरेलल, अब इन्हें ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो जब ये ट्रांसवर्सल इन्हें कट कर रहा है तो देखो फॉर्मेशन किसका बना रहा है, ये अल्फाबेट में एक जेड का जेड फॉर्म हो रहा है। ये इन जेड से हमें क्या पता चलता है कि ये हमारे ऑल्टरनेटिव कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। ये कहाँ पे गया, हाँ यहाँ पे, कि सच दैट द पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन बी पैरेलल, कि अगर आपकी पैरेलल लाइन है और वो ट्रांसवर्सल कर रही है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ये भी तो प्रूफ करना होगा कि पैरेलल लाइंस हैं, कि अगर आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं एक दूसरे के, तो इट मींस कि जो दो लाइंस हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और जो तीसरी लाइन उन्हें इंटरसेक्ट कर रही है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो हम इसको वाइस वर्सा करके भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है कि when a transversal cuts two lines such that the pair of alternative interior angles are equal, then lines have to be parallel। यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर, कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर ये चीजें उसमें हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो दो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब यहाँ पर हम इसी चीज को प्रूव कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या करा, ड्रॉ अ लाइन ड्रॉ अ लाइन M and perpendicular to L, again draw a line P such that P is perpendicular to M, यानी कि हमने अपनी जो लाइंस है वो ड्रॉ करी और पैरेलल करके दिखाई। You will find that P is parallel to L because we draw P such that angle 1 and angle 2 is equal to 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो P और L है वो एक दूसरे के पैरेलल है, और जो M है वो ट्रांसवर्सल है, दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स। In the given figure below, L and M are a pair of parallel lines and P is a transversal। अब देखो ये पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, अब देखते बता दो कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं, तो अगर ये 30 डिग्री है तो एंगल X भी 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इन द गिवन फिगर below two angles are marked as 30 degree each, is AB is parallel to CD। अगर AB और CD पैरेलल, तो Z बना रहे हैं यानी कि corresponding angles हैं, तो with the help of corresponding angles we have proved that कि these angles are equal to each other और these lines are also equal to each other, ठीक है। In the figure L and M, L is parallel to M and P is parallel to Q, find the measure of angles marked A, B, C, D। देखो यहाँ पर बच्चों सबसे पहली बात, corresponding angles बनते हुए वो vertical opposite angles है,
अगर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो ये कितना होगा, ये भी 55 होगा। ये 50, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो 180 माइनस 55 करेंगे तो हमारा सम आ जाएगा 125। ये 125 है तो ये हमारा कितना आ जाएगा 55। तो इसी तरीके से हम फर्दर अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो A 55, B 125, C 55 एंड ये हमारा 125 आ जाएगा। ठीक है। In example number 4, in the given figure L is parallel to M, T is a transversal, angle 1 दिया हुआ है, ये देखो 60 डिग्री दिया हुआ है। Find 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर यहां पर हमें एंगल 160 दिया हुआ है तो एंगल 3 भी हमारा 60 डिग्री होगा। एंगल 3 अगर हमारा 60 डिग्री है, लीनियर पेयर बन रहा है, तो एंगल 4 हमारा 120 डिग्री होगा और फिर ये भी हमारा 120 डिग्री होगा। इसी की हेल्प से हम फर्दर अपनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी पढ़ के बैठे हुए हैं ना कि कौन कौन से एंगल होंगे। तो देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 60, तो एंगल 8 इज आल्सो इक्वल टू 60। तो अब जब हम अपना सारा देखेंगे, एंगल 2 इज 120, एंगल 3 60, एंगल 4 इज 120, एंगल 5 इज 60, 120, 60, 120, क्योंकि उन्हीं बेसिस पर हमने पूरा उसे प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर द लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। तो हमें क्या करना है कि इन्हें कैसे प्रूफ करें कि ये दोनों जो साइड्स हैं हमारी पैरेलल हैं। हम अपने यहाँ पर अगर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स दिखा दें, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स दिखा दें, तो उनके बेसिस पर ही प्रूफ हो जाएगा। इन द एडजॉइंग फिगर एल इज पैरेलल टू एम एंड पैरेलल टू एन, फाइंड ए बी सी एंड डी। ए फाइंड करना है, सी फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। तो देखो ये ए 70 है तो ये भी 70 होगा। हमने पढ़ा था सेम लाइन पर जो होंगे उनका सम 180 होगा, तो b की वैल्यू भी 110 होगी। ठीक है, b की वैल्यू आ गई, तो b की वैल्यू यहाँ से हम सेम कर देंगे, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं, तो ये भी 110 होगा। ये अब इसे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ का सम होगा 70 और ये भी हमारा आ जाएगा 70। तो इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये कुछ बच्चों कंफ्यूजिंग नहीं है, ऐसा दे रखा है zigzag फॉर्म करके, बट बहुत ईजी है इसे कैलकुलेट करना, और आप इसे खुद कैलकुलेट करोगे तभी पता चलेगा कि आपने अभी तक कितना कॉन्सेप्ट समझा है, कितनी चीजें आपको समझ में आई हैं। ठीक है, अब फाइंड द मेजर ऑफ एक्स वाई जेड इन द गिवन फिगर। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो सेमी सर्कल फॉर्म करना है और कुछ नहीं। सेमी सर्कल फॉर्म करोगे तो 75 प्लस 45 कर दोगे, जो भी सम आएगा यानी कि 80 180 माइनस 120, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 60। अगर ये है, ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बाकी का तो आप खुद ही निकाल सकते हो। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। यहाँ पर अगर ये दिया हुआ है तो हमें क्या पढ़ाया गया है कि जो हमारे ऑल्टरनेटिव वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 3x प्लस x 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलर केस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा। अब देखो ये दे रखा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, देखो बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाए। एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इक्वल ही होंगे, बट इसे देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये z बन रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो 75 में से अगर हम 25 माइनस कर देंगे, 5 से 5 गया, 70 में से 20 गया, यानी कि 50, y की वैल्यू 50 आ गई। ठीक है, अगर y की वैल्यू हमारी 50 आ चुकी है तो ये एंगल हमारा पूरा फॉर्म हो रहा है और कुछ ये एंगल फॉर्म हो रहा है सेमी सर्कल की तरह, थोड़ा सा सेमी सर्कल से छोटा है, तो यहाँ से हम आंसर अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो प्रिस्क्राइब क्वेश्चंस दिए हुए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस है, तीनों एक्सरसाइज से रिलेटेड। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना सॉल्व कर सको, या आपको ऐसा कुछ लगे कि मैम ये प्रिस्क्राइब क्वेश्चंस में ना कुछ नया दे दिया है जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। देखो वही सेम क्वेश्चंस है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा गो थ्रू करोगे कंटेंट को, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब मल्टीपल क्वेश्चन दिए हुए, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। तो बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी हुई हैं जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी है, तो आप इन्हें भी अच्छी तरीके से कवर कर लोगे। टू लाइंस आर पैरेलल इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयर को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी तभी हमारे सारे वो जो मतलब जो लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। यही सेम क्वेश्चन अभी एमसीक्यू में भी पूछा गया था और यही सेम क्वेश्चन अभी यहाँ पे भी पूछा गया है। तो बच्चे सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप लोग ना कर पाओ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आज का जो ये चैप्टर है ये यही खत्म हुआ है। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, लाइन एंड एंगल्स पढ़ने में समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, सारे कंटेंट को एक और बार समझना है,
प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, प्रिस्क्राइब क्वेश्चंस करने हैं, एमसीक्यू करने हैं, सारे क्वेश्चंस कर कर अपने डाउट सब कुछ क्लियर करने हैं और उसके बाद ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।